चीज़ें मैं बना रहा हूँ। पहला तो मैं बना रहा हूँ आयुर्वेदीय कोश। लगभग 16,000 नाम हैं। 16,000 नाम। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता है कि टोटल कितने पौधों का वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में है। यदि आप निघंटुओं में देखते हैं तो लगभग 500 पौधों का वर्णन है, परंतु यदि आप उसको गहराई से देखते हैं और अलग अलग तरह से सब इकट्ठा करते हैं तो लगभग 800 साढ़े 800 पौधों का वर्णन है। और इसको थोड़ा सा अर्वाचीन वाले शब्दों को सबको मिला लेते हैं तो लगभग 900 पौधों का वर्णन है। और भी उसको सब इकट्ठा करके, जैसे कुछ हमने श्लोक बना दिए, किसी प्रियव्रत जी ने बना दिए, जैसे मैंने गुप्ता वारियर जी ने बना दी, इधर उधर बना दिया। ये सब टटोल करके जो भी कच्चा पक्का इकट्ठा कर लेते हैं तो खींचतान करके लगभग 1000 पर पहुंच सकते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा आयुर्वेद में नहीं है। और नामों के लिए यदि मैं बात करूं तो इतने सारे संदिग्ध नाम हैं, इतने सारे पौधे हैं कि उसकी बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो हमने प्रयास किया कि टोटल कम से कम जो शब्द हैं, जो नाम हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। तो लगभग हमको अभी 15-16 हज़ार शब्द जो है, अभी उसमें से मैं देख रहा हूँ वो शब्द कम हो जाएंगे। बहुत सारे नाम ऐसे हैं वो लिखते समय पांडुलिपि में भी मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, तो कालांतर में लोगों ने उसी को नाम बना लिया। कोई संधि विच्छेद होते समय एक शब्द के 2 बन गए, कभी 2 के 1 बन गए, तो 2 नाम प्रचलन में आ गए। ये बड़ी भयानक स्थिति है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। मैं कल ही देख रहा था कि कई सारे ऐसे शब्द थे, कुछ के कुछ सोढ़ल निघंटु पे काम चल रहा अभी मेरा। तो बहुत भयानक स्थिति है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो ज्ञान है आज की स्थिति में निर्भ्रांत तो पहुंचे आपके तक। तो ये बड़ा काम हो रहा है पतंजलि के माध्यम से। आने वाले कुछ महीनों में मेरा था कि अभी तक तैयार हो जाना चाहिए था, परंतु जितना हमने सुगम समझा था वो काम इतना सुगम नहीं था। तो सभी निघंटुओं से, सभी संहिता ग्रंथों से, जहाँ से भी सभी शब्दों को इकट्ठा करके और निर्वचन के साथ में हर एक शब्द का हम निर्वचन देंगे। निर्वचन के लिए भी मैंने प्रयास किया है कि जितने भी संस्कृत कोश हैं, जितने भी शास्त्र हैं, निघंटु शेष आदि ग्रंथों में भी निर्वचन दिया गया है। पहले लोगों ने जो निर्वचन किया है उसको इकट्ठा कर लूँ, यदि वो नहीं है तो हम नए निर्वचन भी बना लें। तो यह काम चल रहा है। इससे आयुर्वेद की निर्भ्रांतता और आयुर्वेद की जो संदिग्धता थी, मेरे को लगता है कि वह लगभग हम ख़त्म कर देंगे। रह जाएंगे कुछ पौधे, रह जाएंगे कुछ नाम, रह जाएंगे, फिर कोई कर लेगा। कम से कम कुछ तो क्लियर हो जाए। आज हमको यही नहीं पता कि कितना संदिग्ध है, कितना असंदिग्ध है, ये भी नहीं पता है। तो वो काम हो जाएगा लगभग। अभी जैसा टीम मैंने बताया कि टीम बनाते रहते हैं हम, कुछ लोग जाते भी हैं छोड़ करके, कुछ आते भी हैं, सिखाना पड़ता है। मेरी व्यस्तताएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, फिर भी मैं लगा रहता हूँ। मैं ये आपको बता दूँ, यदि वैसे ही देखा जाए तो उसको फाइनेंशियली या पैसे के हिसाब से मूल्य आंको तो मैं एक दिन का मेरी बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि सारे आप लोगों से लेकर के यहाँ जितनी भी व्यवस्था में लगभग 25,000 लोग तो अभी यहाँ सेवा करते हैं। तो उन सब व्यवस्थाओं को देखना होता है। उसके बाद में भी मेरे को पागलपन है आयुर्वेद को लेकर के, तो मैं लगा रहता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जितना तुम लोग लगभग रोगी देखते होगे, इतने पेशेंट मैं डेली देखता हूँ। यानी कि 15, 20, 30 रोगी तो लगभग प्रतिदिन देखता हूँ आज भी। और मैं वही पेशेंट देखता हूँ वो बेचारे जो बहुत क्रॉनिक और चैलेंज केसेस होते हैं। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के लिए, लेखन के लिए कम से कम मेरा प्रयास रहता है 2-3 घंटा, 4 घंटा मैं लगाता हूँ। जो टीम है उनको निर्देशन देना, वो किस तरह से हमको कार्य करना है, कार्य का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए मैं समय लगाता हूँ। क्योंकि इसके बिना आयुर्वेद खड़ा नहीं होगा। तो पहला काम तो ये चल रहा है। दूसरा काम हम कर रहे हैं निघंटु संग्रह का। तो जितने भी प्रकाशित निघंटु हैं या अप्रकाशित निघंटु हैं, उन सबको पूरी शुद्धता के साथ में, वो संग्रह का काम मेरा पूरा हो चुका था। पूरा होने के बाद में मैंने देखा तो उसको मैंने प्रकाशन से रोक दिया। रोकना इसलिए मुझे पड़ा, इसके अंदर इतनी त्रुटियां हैं, इतनी ब्लंडर मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा इसको हम पहले शुद्ध करेंगे। फिर एक ही उपाय था, पांडुलिपियों को ढूंढना।
तो अलग अलग जगह से अलग अलग पांडुलिपियाँ, आप क्या विश्वास करोगे कि मैंने, ठीक है भारतवर्ष के तो सभी जगहों से हमने पांडुलिपियों को मंगाया, भारत से बाहर नेपाल से लेकर के जर्मनी से लेकर के फ्रांस तक से भी पांडुलिपियाँ आ रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारा आयुर्वेद, आप जर्मनी और फ्रांस में पांडुलिपियाँ पढ़ी हैं पर हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है। वह काम हम कर रहे हैं, एक एक काम इतना कष्ट साध्य। ठीक है भगवान ने साधन दे रखा है, एक पांडुलिपि मंगाने के लिए मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 1000 की जगह ये 2000 ना ले लें, वो 2000 ले ले, लाख ले ले, करोड़ ले ले, यदि मेरे को चाहिए तो मुझे चाहिए। हम उस तरह से काम कर रहे हैं तो निघंटु संग्रह हो जाएगा। तीसरा बड़ा काम मैंने ये सोचा है, इतना काम करते करते मैंने देखा कि जो निघंटु की परंपरा में आप देखेंगे, अभी अर्वाचीन में जो हमारे राज निघंटु के बाद में शालिग्राम वगैरह, ये जो निघंटुओं में तो बहुत कुछ अनशंड है। जिन वनस्पतियों का परंपरागत जो प्रयोग हो रहा है, जिसको इथनोबॉटनी बोलते हैं, या जो उस समय पर वनस्पतियां नहीं थी अब हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, इनका आयुर्वेद की परंपरा में कहीं पर भी जगह नहीं है। अब पुराने प्रयोगों में भी यदि मैं देखूं तो बहुत सारे पौधों के ऊपर काम हो चुका है, इथनोबॉटनी के हिसाब से हो या वो मेडिसिनल प्लांट्स के हिसाब से हो, बहुत सारे काम हो चुके हैं, परंतु आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर वो कहीं समावेश नहीं है। वो सब मिला करके हमने सोचा कि बड़ा काम करना चाहिए, तो एक नए निघंटु की संरचना मैं कर रहा हूँ। आयुर्वेद में चरक आदि ग्रंथों में, चरक सुश्रुत आदि सब मिला करके, वाग्भट वगैरह मिला करके, निघंटु आदि मुख्य ग्रंथों को मिला करके, अभी जो ग्रंथ अवेलेबल हैं 10-12 हज़ार श्लोक से बड़ा शायद कोई ग्रंथ अभी नहीं है, 12-13 हज़ार श्लोक हैं, सब मिला करके लगभग 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है आयुर्वेद। मैं अभी सारा एक श्लोकों की संख्या के ऊपर भी काम चल रहा है। और जो हमारा निघंटु है, करीबन अभी मैं 15,000 श्लोक तो नए बना चुका हूँ। 15,000 श्लोक नए, पुराने श्लोक नहीं, उसकी कॉपी नहीं, इतना काम हो चुका है। और दूसरा काम, अभी तक आयुर्वेद तुम पढ़ते हो, चिकित्सा तुम करते हो, परंतु दुर्भाग्य से द्रव्य गुण का ज्ञान इतना ना होने की वजह से, या तुम्हारी अरुचि से, पढ़ाने वालों की कमी की वजह से, बॉटनी वाले तुम्हारे को मजाक की दृष्टि से देखते हैं आज भी, कि पेड़ पौधे तो नहीं पहचानते आयुर्वेद वाले। वो ये मानते हैं कि पेड़ पौधों की पहचानने का ठेका उन्होंने ले रखा, क्योंकि बॉटनी वाले कुछ लोग काम भी करते हैं, पर तुम्हारी की जो स्थिति बड़ी पिछड़ी हुई स्थिति है, जिससे आयुर्वेद को बाहर कैसे निकाला जाए। इसका कारण क्या है? तो मैंने पाया कि प्राचीन काल में औषधीय पौधों की पहचान वो परंपरा से ही होती थी। मैं आप किसी वैद्य के पास गए, गुरुजी ने कहा बेटा ये पौधा उठा ले, ये पौधा है, करते करते वो पौधों का ज्ञान के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता था। हमको चिकित्सा करनी है, ये चिकित्सा के लिए आवश्यक और यह जरूरी पौधे हैं, इन पौधों को कैसे हम पहचान सकें, उसके लिए उन्होंने एक विभाजन वर्गीकरण की एक विधि आविष्कार किया। तो अब क्या हुआ कि अब परंपरा से पौधे तो पहचानना तो क्या पौधे ही नहीं है। गुरुजी कहीं तो खेत कॉलेज से बाहर तो निकलते नहीं, कॉलेज में भी तुम्हारे आधे कॉलेज में तो कागज़ में गुरुजी हैं, तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारा प्रोफेसर कागज़ में तो था, तुम पास आउट भी हो गए, तुमने कभी शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे भी कॉलेज है इस देश में, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो पौधा ले जाना, जंगल में जाना, गुरुजी हाथ पकड़ करके सिखाना, वो तो अतीत और इतिहास हो गया। तो हम क्या करते हैं? फिर मैंने देखा कि जो बॉटनी वाली, जो टैक्सोनॉमी वाली जो प्रक्रिया है, जो मॉडर्न बॉटनी के ऊपर जो परंपराएं हैं, वो वनस्पति को पहचान करने के लिए बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। जो फैमिली, जीनस, स्पीसीज की जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने क्यों बनाई उस प्रक्रिया को? उन्होंने सारी धरती के पेड़ पौधों की गणना करने के हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया।
हमारी नामों में वो नहीं था। हमारे इसलिए ऋषियों ने देखा होगा कुछ गुणों के आधार पर नाम रख दिया, कुछ रूपों के आधार पर रख दिया, कुछ प्रयोगों के आधार पर रख दिया, कुछ स्थान के आधार पर रख दिया, किसी को कार्य के आधार पर रख दिया। इस तरह के नामकरण किए गए आयुर्वेद में। उन्होंने उसको वर्गीकरण इस तरह से किया कि यदि हमको दुनिया के सारे पौधों को भी नामकरण करना होगा तो हम कैसे करें। तो वो जो द्विनाम पद्धति, तो जो टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो नामकरण की विधा है पौधों, हालांकि वहाँ भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। अभी मैं उसके भी काम कर रहा हूँ। मैंने बैठ करके अभी बॉटनी भी पढ़ी 3 महीने पीछे। मेरा विषय नहीं था, क्योंकि मेरे को काम करना होता है। तो मैं ये मानता हूँ, ये आप लोग भी समझ लो, दुनिया में हर चीज़ के आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, मैं भी नहीं हो सकता। बट इतना होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो बेसिक नॉलेज तुम्हारा स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तुम गच्चा खा जाओगे, फेल हो जाओगे। अभी जीएसटी लागू हो रहा है, मैं जीएसटी पढ़ रहा हूँ कई दिन से। फाइनेंस और इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरे को पता है कि मुझे फार्मेसी चलानी है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स हैं मेरे पास, बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं उतना नहीं हो सकता हूँ, उस योग्य नहीं हो सकता हूँ, पर मुझे पता तो चले कि बेसिक उसकी पूंछ किधर है, उसका सर किधर है। यदि इतना नहीं होगा तो तुम काम नहीं कर सकते। तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमने देखा कि अब जो हमारी निघंटु की परंपरा में जो मॉडर्न बॉटनी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कुछ हमको ले लेना चाहिए। तो जो श्लोक हमने बनाया उसके अंदर पूरी जो टैक्सोनॉमी है, बाह्य स्वरूप, क्योंकि उनको जो स्ट्रक्चर, जो बाह्य जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वही तो महत्वपूर्ण है। और वर्गीकरण के लिए भी मैंने ऐसा सोचा कि हम उसका कुल, वंश, प्रजाति, इस सीक्वेंस में हम उस निघंटु को बनाएंगे और उसके बाह्य स्वरूप के साथ में हम उसको वर्णन करेंगे। तो जो मॉडर्न बॉटनी वाले तो बाह्य स्वरूप तक ही हैं, तो हम बाह्य स्वरूप के साथ साथ में उनके औषधीय गुण, धर्म, प्रयोग और उनके सारे जितने भी शास्त्रों के हिसाब से नाम आदि हैं उसको बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही प्रामाणिक निघंटु के लिए हम काम कर रहे हैं। यह कार्य भी प्रभु की इच्छा रही तो लगभग 1 साल में हम दुनिया को दे देंगे। लगभग 20,000 से ज़्यादा श्लोकों से परिपूर्ण, लगभग 1,000 से ज़्यादा पौधों के विषय में प्रामाणिक, विस्तृत और पूरा जो मॉडर्न बॉटनी के हिसाब से वो नामों को आइडेंटिफिकेशन भी वो सब प्रामाणिक और ऑथेंटिक नाम होंगे, उसके साथ में हम इसको बना करके दे देंगे। तो ये काम चल रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है। ये मैंने आपको बताया कि अभी क्योंकि बहुत चर्चा में बातें नहीं होती है, ना मेरे पास फुर्सत है, ना हम चर्चा करते, तो तुमको एकदम कोई बताएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहे हैं उन कुछ लोगों को पता है जो टीम में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ हमने राष्ट्र ऋषि की उपाधि से उनको यहाँ पर सम्मानित किया, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, वह भी एक बहुत बड़ा काम था। संक्षिप्त में बता दूं तो अभी तक बॉटनिकली आइडेंटिफाइड जो प्लांट्स हैं लगभग 4,50,000 के लगभग 4.5 लाख पौधे लगभग दुनिया के अंदर अभी तक पता चला है, जिनकी गणनाएं की गई हैं। उनमें से पहली बार ऐसा प्रयास हम लोगों ने किया, पूरे विश्व में कितने पेड़ पौधे हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग हो रहे हैं या किए जा सकते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए, हम लोग जब आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हो भाई? आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हो। कभी तुमने दुनिया के जड़ी बूटी का इतिहास पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, ऐसी दुनिया के अंदर 60 पद्धतियाँ हैं जिसको बॉटनी बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, जो बॉटनी आश्रित जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, पेड़ पौधे आश्रित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, करीबन 60 पद्धतियाँ इस दुनिया में हैं। चाइना की एक लेडी को आर्टिमिशिया के ऊपर नोबेल मिला तो हमको लगा कि तो आयुर्वेद में मिल गया। आयुर्वेद में नहीं मिला मेरे भाई, उसको चाइनीज पद्धति में मिला। और इसी तरह से जैसे आयुर्वेद वाले तुम अपने आप को सोचते हो ना, हम जब पढ़ते हैं कि आयुर्वेद प्रक्रिया क्या है, किस दुनिया की सबसे प्राचीन विधि है और जब से मानव जीवन है तब से आयुर्वेद है, यहाँ हम यही पढ़ते हैं ना। इस पर मेरे को भी भरोसा है, पर ये तुम्हारे और हमारे ही भरोसे की बात है। ये कोई प्रामाणिकता के साथ में दुनिया में आज तक स्थापित नहीं हुआ है। तुमसे बेहतर तो चाइना वाले स्थापित कर चुके हैं। वो कहते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन पद्धति हमारी है, उसके लिए वो रिसर्च कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो करके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। हमारा हुआ नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। सत्य भी है, हम मानते भी हैं,
पर अपने मानने के लिए तो पढ़ो ना अपनी इतिहास। सबका मेरा बाप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, मान लो ना, कौन मना कर रहा, पर दूसरा तो नहीं मान रहा ना तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। ये आयुर्वेद की समस्या है। इसी तरह से तिब्बतियन सिस्टम हो, दुनिया के बहुत सारे सिस्टम, जर्मन में है अलग, जापान वगैरह में भी, यूरोपियन के अलग हैं, यूएस वगैरह में अलग है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग है, बहुत अलग अलग सिस्टम है। वहाँ पर चिकित्सा करते हैं अभी भी, पर उस चिकित्सा को आप आयुर्वेदिक चिकित्सा सोचने की भूल मत करिएगा। वो जड़ी बूटी चिकित्सा, यहाँ पर मेटल धातुएं सब यूज होती हैं, परंतु अलग विधाएँ हैं। तो फिर हमने सोचा कि इन सारी विधाओं को आयुर्वेद के साथ जब मैं जोड़ दूंगा और आयुर्वेद के साथ लेकर के आऊँगा तो फिर अपने आप ही आयुर्वेद का स्थान ऊपर हो जाएगा। और तो कोई उपाय था नहीं भाई। हम ये कह दें कि हम तुम्हारे बाप, तो बाप होने का प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना। तो हमने सोचा कि हम कैसे काम करें। तो उन सारे पौधों को पीछे 5-6 साल से हम लगे रहे। लगने के बाद में अब जा कर के वह पूरा चेक लिस्ट बनाने में हमको 5-6 साल लगे, और करीबन मेरे पास 60-70 लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। अब करीबन 70,000 से ज़्यादा पौधों की चेक लिस्ट बन चुकी है। लिखने का काम शुरू हो गया है। उसका पहला वॉल्यूम जो निकल के आया वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका विमोचन किया। अभी दूसरा वॉल्यूम हमारा तैयार हो चुका है। लगभग 70 से ज़्यादा वॉल्यूम उसके तैयार होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा काम जो WHO नहीं कर पाया, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि से होने वाला है। वो होगा, वो भी मेरे को और टीम मिल जाए, थोड़ी सी और अच्छा हो जाए, तो मेरा प्रयास है कि 5 साल में पूरा कर लूँ। नहीं टीम मिलेगी तो भी मैं 10-1 साल लगेंगे पर निपटा दूंगा इसको। लगेंगे 10 साल लग जाएँ 15 लगें तो भी लगें, इस जन्म में ख़त्म करके ही मरूंगा, उससे पहले तो नहीं मरने वाला। चल रहा काम, क्योंकि टीम चाहिए। टीम नहीं मिलते तो मैं क्या करूं? मेरे को दर्द है तो मैं लेके घूम रहा हूं अपने दर्द को, तुमको दर्द होगा तो मिल जाएगा जो दर्द वाले हैं। पर बड़ा कठिन काम है, बड़ा जटिल काम है, क्योंकि जिस भाव में मैं जीता हूं उस भाव में दूसरा जिए, यह बहुत कठिन काम होता है। यदि वो भाव राष्ट्र हित के लिए हो तो एक भाव में जीने वाले लोग होंगे तो ही देश का हित बड़ा हो सकता है। ये हमारी सोच है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपना अपना जीवन है, अपने अपने उलझने हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। ठीक है, लग रहे हैं सब लोग, पर रोटी पानी की चिंता नहीं होगी। मैं इतनी गारंटी तो दे सकता हूँ, यदि आयुर्वेद के लिए काम करना तो आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा। आज यदि हमारी भी इतनी प्रबल इच्छा होती, इतना रिसर्च करना है, काम करना, मैं करता, साधन ना होता तो शायद हम भी कुछ ना कर पाते। तो परमात्मा की कृपा है कि कम से कम उसके लिए यदि मेरे को कितना भी, चाहे रुपया खर्च करना, चाहे करोड़ खर्च करना हो, श्रद्धेय स्वामी जी का हमेशा एक प्रेरणा और उनका उत्साह और उनका साथ रहता है, इसलिए सारे काम हो पा रहे हैं। ये बड़ा काम चल रहा है। तो जिस दिन वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया आने पर ऑब्वियसली उसके अंदर जो मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को हम प्रश्रय को रखते हुए, उसका आगे रखते हुए जो वर्णन होगा, उसके अंदर करीबन 1200 भाषाओं में तो नाम है पौधों के, 1200 भाषा दुनिया की, और टोटल नाम करीबन 10 लाख से ज़्यादा तो नाम हो जाएंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका पोर्टल वगैरह भी हम बनाएंगे आगे। इतना ही नहीं, उसके अंदर हमने कैनवास पेंटिंग्स बनाए मैंने, क्योंकि रॉक्सबर्ग ने जब इंडिया में आया था वो, तो उसने कई सारे प्लांट्स का बॉटनी के हिसाब से पेंटिंग्स बनाए थे। आयुर्वेद वालों ने कभी नहीं बनाए। 2, 4, 10, 20, 100 पौधों का किसी ने बनाया होगा, मुझे नहीं पता। तो मेरे मन में बात आई कि हमको इस तरह के पेंटिंग्स बनाने, पहले तो मेरे मन में बात आई कि जो पुराने पेंटिंग्स हैं उनका संग्रह कर लूँ तो शायद आयुर्वेद के हिसाब से मेरे पास काफ़ी अलग अलग पौधों के पेंटिंग्स मिल जाएंगे। बहुत मैंने प्रयास किया, जिनके पास थोड़े बहुत थे भी थे तो उन्होंने, कईयों ने नहीं दिया, कई लोगों ने बहुत अनाप शनाप पैसे मांगने शुरू करे। मैंने सोचा कि ये काम फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे को ये लगता है, आज भी मैं सच बताऊं, दुनिया में ऐसा लगता है कि कुछ भी काम आप बता दो, मुझे लगता है हम क्यों नहीं कर सकते। भाई दुनिया कर सकते तो हम कर सकते हैं, जबकि ये काम ऐसा जटिल था। मेरे को वो ब्रश पकड़ना नहीं आता, जो पेंटिंग्स वाली ब्रश को कैसे पकड़ा जाता मुझे नहीं पता। पेंसिल से और उससे तो कर लूँगा, कलर से थोड़ा बहुत, कभी सीखा नहीं। अब मैं चला, मैंने कहा सारे पेड़ पौधों के मेरे को पेंटिंग्स बनाने कैनवास के ऊपर, सोच लिया मैंने कि मेरे को करना है। कोई नहीं पता, दुनिया में एक को भी नहीं जानता। फिर मेरे को बोला किसी ने कि साउथ में बोले बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं कुछ, सब मैंने केरला से लेके तमिलनाडु से लेके कर्नाटका जो भी संपर्क में थे, इधर से उधर, मैं स्वयं भी चक्कर काट रहा है। किसी ने कहा बोले गुजराती बड़े कलाकार होते हैं, बड़े दीवार से लेकर के सब रंगते हैं।
वहाँ गया। किसी ने कहा राजस्थानी पेंट देखो कितने पुराने पेंट बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ ढूंढे। किसी ने कहा वो बिहार में ना मधुबनी पेंटिंग्स वाले, बोले उनके हाथ और कारीगर बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ ढूंढा। किसी ने कहा कि उधर जो है ना आसाम बंगाल में बंगाली तो बोले वैसे कलाकार होते हैं, तो सारे कलाकार ढूंढ लिया मैंने। असम से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर के साउथ, और सब पंजाब से लेकर के इधर कश्मीर तक भी। अच्छा, ढूंढते ढूंढते नए आर्टिस्ट, एक कहने लगा गुरुजी बोले मैं बना के दूंगा आपको। मैंने कहा तू बना देगा? बोले जी मैं बना दूंगा। 3, 4, 5 आप देखेंगे मेरे पास कई हज़ार तो सैंपल में हैं, यानी कई हज़ार पेंटिंग्स तो मैंने सैंपल में बना लिए। उसके बाद में फिर एक आदमी को मुझे लगा ये बना सकता है। मैंने कहा कितनी टीम बना लेगा? बोले गुरुजी मैं टीम ढूंढ लूँगा। मैंने कहा पैसे की तू चिंता मत कर। रेट तय हुआ, क्योंकि आजकल जो आर्टिस्ट होते हैं ना, एक कुछ भी ब्रश फेर देते हैं ना तो वो भी कई हज़ार का बिक जाता है, कई लाख का बिकता है। तो फाइन आर्ट उसने तो इतना बढ़िया बना के लाया था। मैंने कहा भाई एकदम ऐसा ना लगे फोटो को जैसा, मैंने कहा थोड़ा पेंटिंग जैसा लगे ऐसा बना ले, ऐसा कहना पड़ा मुझे। और बॉटनिकली उसको करेक्ट होना भी ज़रूरी था। वो बॉटनिस्ट नहीं था। फिर बॉटनी वाले मैंने टीम बनाई, फिर आर्टिस्टों की टीम बनाई, और मैं आपको बता देता हूँ आज लगभग 20,000 कैनवास पेंटिंग्स मैं बना चुका हूँ। और उसको बनाने के लिए जो कैनवास का जो कपड़ा होता है ना, मोटा कपड़ा, करीबन 20 किलोमीटर कपड़ा लग चुका है। 20 किलोमीटर यदि मैं उसको बिछा दूं हरिद्वार से लेकर के रुड़की तक, इतना है। और दूसरी मैं कहूँगा, आप पूछोगे कि फिर ऐसा और कहीं है दुनिया में? जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, क्यू गार्डन जिसको बोलते हैं, जो लंदन में है, बॉटनी की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। पिछले 300 सालों से वहाँ पर अलग अलग आर्टिस्टों ने जो तैयार करके रखा हुआ है, उनका वेबसाइट के अंदर है। करीबन 10,500 के लगभग पेंटिंग्स उनके पास हैं, वो भी बॉटनिकल के हिसाब से, बॉटनिकल सारे प्लांट्स के, मेडिसिनल प्लांट्स की 20,000 की पेंटिंग्स वो हमारे पास है। तो अभी मेरा टारगेट और है 10,000 और बनाऊंगा। इसकी मत पूछो कि कितने पैसे कितने खर्चे लग रहे हैं, वो कई करोड़ हो चुके हैं उसके खर्चा, तो चल रहा है। और जो मेरा वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अंदर भी जो आप पुस्तक में देखेंगे वो फोटो नहीं है, दरअसल वो पेंटिंग का ही वो है उसके अंदर, प्लांट्स के। क्योंकि पेंटिंग्स में हम लोग जो पार्ट यूज़ होता है वो सारे पार्ट को भी मैंने दिखाया हुआ है। और बॉटनिकली हमने डबल ट्रिपल करे, ये नहीं कि पेंटिंग का मतलब तुक्के में लगा दिया। जैसे आयुर्वेद वालों के जैसे पहले पुराने कुछ देखेंगे तो बड़ा अनशंड मिलता है, वो आप उसके इंची टेप से माप सकते हो उस साइज़ के, उस पौधे पेंटिंग को देख करके आप पौधों को पहचान कर सकते हो। ऐसे पेंटिंग्स हैं वो। तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले समय में जो भी हमारे आपके जो 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी पौधे आयुर्वेद वाले ढूंढे जाएंगे, अब बहुत इधर उधर के फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पेंटिंग्स ही सब जगह काम आ जाएंगे। और करीबन जो बच गए मेरे जो 40,000 पौधे और बच जाते हैं, 70,000 का जो टारगेट है, उन सबकी लाइन ड्राइंग बना रहा हूँ। हर एक पौधे का लाइन ड्राइंग, तो या तो वो पेंटिंग्स के रूप में या तो लाइन ड्राइंग के रूप में, हर पौधे का उसके अंदर मैंने या तो पिक्चर दिया है कैनवास पेंटिंग, या तो लाइन ड्राइंग उस पुस्तक में दे करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो काम भी चल रहा है। तो इतना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त बाकी जितना भी रिसर्च के लिए आपने देखा वो काम चल रहा है। पुराने ग्रंथों का प्रकाशन, बहुत सारी पांडुलिपियाँ, अभी तक करीबन 20 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हम कर चुके हैं, वो काम भी चल रहा है। तो ये बहुत सारा काम यहाँ से हो रहा है, होगा, ये आप लोगों के नॉलेज भी होनी चाहिए। मेरा गार्डन छोटा सा है, परंतु ये देश का पहला आयुर्वेदिक म्यूजियम मैंने बनाया, इसका आउटडोर म्यूजियम। आज तक आयुर्वेद का म्यूजियम ही नहीं था, कहीं भी कोई था ही नहीं कुछ आयुर्वेद के लिए भी। अब लोग आते हैं, जानते हैं, कहीं ना कहीं तो रुचि बनेगी। और करीबन 850 पौधे हैं, कुछ सीजनल हैं तो नहीं होंगे तो अलग बात है। लगभग 850 से 900 पौधे यहाँ पर हैं गार्डन में। इसको अभी बढ़ा दूंगा, इस साल शायद मैं 1000 से ज़्यादा कर दूंगा। तो लगभग आप देखेंगे यहाँ हिमालय की जो 12-14 हज़ार हाइट पे होने वाले पौधे भी यहाँ पर हैं। तो समुद्र के किनारे पर पाए जाने वाले साउथ के पौधे भी आपके कई सारे यहाँ पर लगाए हुए हम लोगों ने। हमने इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया है। तो ये काम चल रहा है। ये अर्थ के लिए नहीं है, ये परमार्थ के लिए है।
ये आयुर्वेद की रक्षा के लिए है, आयुर्वेद की वृद्धि के लिए है। एक तरह से मैं यूँ कहूँ तो ये तुम्हारे ब्रांड को ब्रांडिंग करने के लिए, जो भी आयुर्वेद वाले हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ वाले हैं, कि जब मेरे को याद है जब हमने चिकित्सालय जब शुरू किया था कनखल में, अच्छा आयुर्वेद का इतना बढ़िया चिकित्सालय भी हो सकता था, क्योंकि लोगों के विषय में अभी भी सरकारी सिस्टम में अब जा करके थोड़ी बहुत कुर्सी टेबल लगाना शुरू करा कि आयुर्वेद मतलब ही जैसे ना बिल्कुल टूटा फूटा ऐसे, बिल्कुल मरियल से वैद्य जी और गंदे से इधर पोटलियाँ पड़ी होंगी, उधर सब इधर पड़े होंगे सामान, और एक ऐसी टूटी सी कुर्सी होगी, इस तरह की मानसिकता थी। उस दीनहीन स्थिति की कल्पना से आयुर्वेद को एक कल्पना तक पहुंचाने का कार्य भी पतंजलि के माध्यम से हुआ है। और आज खुशी है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग भी अब काम कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आयुर्वेद की जब रुचि बन रही है तो लोग लग रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, इसकी महत्ता को समझो, उस हिसाब से आप लोग काम करो। तो यही मेरी शुभकामना है और यही आप लोगों से अपेक्षा भी है। छोटी छोटी बातें हमको पीड़ा देती है, जैसे मैंने देखा हमारे बच्चे हमारे ही हैं, कम से कम उनको तो तुम लोगों को सिखाने के लायक उनको होना चाहिए था। ये तो तुम्हारे से भी जब पीछे होते हैं तो हमको पीड़ा होती है। वो कहीं भी होता है, चाहे घर में है चाहे बाहर है। और मेरे को खुशी होती है कहीं भी कोई आयुर्वेद का कार्य कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं तो ये मानता हूँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सब ठेका हमने नहीं ले रखा है, हमने भी ठेका ले रखा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि यही भाव हमारे अंदर हो जाए, क्योंकि सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं पर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस भाव से आप लोग लगो, काम करो, और करोगे पतंजलि का क्या भला करोगे, हमारा क्या भला करोगे। जिन चिकित्सालयों में काम करोगे उनको क्या कमा करके दोगे, या तुम्हारे को कितनी तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारे बीवी बच्चे क्या पलेंगे, ब्याह बू नहीं हुआ उनके क्या शादियां हो जाएंगी। मेरे लिए बहुत बहुत विचारणीय विषय नहीं है। मेरे लिए इतना ही विचार है कि जो तुम काम करोगे उससे आयुर्वेद के लिए क्या होगा। बस जहाँ आयुर्वेद के लिए हो रहा है वो हमारा ही कार्य कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर के आयुर्वेद के लिए काम करना है। इसी भाव से आप लोग काम करो।